हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तीसरा सेक्शन। भारत का जो आधुनिक इतिहास है, एक्चुअली ये थोड़ा अलग है भी। तो रेलिवेंट तो खैर इतिहास का पिछली घटनाओं से होते ही है। हिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है कि इसकी दूसरी अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो प्राचीन है ना, पिछली बातें जो ओल्ड इवेंट्स होते हैं उनका और वर्तमान के बीच का एक जो कम्युनिकेशन होता है, एक जो कम्युनिकेशन होता है, एक संप्रेषण, एक जो डायलॉग, जिसको एक डिबेट कह सकते हैं, एक संवाद। इतिहास उस संवाद का नाम है। वर्तमान और अतीत के बीच संवाद का नाम है इतिहास। ऐसा आप मान सकते हो कि जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे कैसे हुआ, क्या कारण है, तो लोग बताते ही ऐसे 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 होता चला आया। जैसे आप आईएएस हो जाएंगे लोग, तब लोग सेमिनार कराएंगे तो आप यहीं खड़े होकर बताओगे, तो कुछ क्वेश्चंस आएगा कि बताइए सर या मैम, जो भी आपकी सफलता का मूल मंत्र दीजिए, आपने कैसे कैसे पढ़ाई करी और इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हो गया, है ना। तब आप क्या बताओगे? जो जो आपने किया वही ना बताओगे, अपना इतिहास बताओगे। आप अपना वर्तमान नहीं बताओगे। तो इतिहास क्या है? वर्तमान में, वर्तमान और अतीत के बीच एक संवाद का नाम है इतिहास। और वो फिर लोग नोट कर लेंगे कि इसे ऐसे हमको भी करना है। इतिहास बन गया आपका। जो कुछ भी आप बताओ, लोग नोट करने पर, लिखने पर मजबूर हो जाएं कि इसको लिख लेते हैं, ऐसा हमको भी करना है, कहीं भूल न जाएं। वो इतिहास लिखा जा रहा है आपका। करो तो सही, हिस्ट्री बन रही है। हिस्ट्री बनती है, वो बनाने से नहीं बनती है जानबूझकर, चलो कर लें तो हो सकता बन जाए, बस वो करते करते। हिस्ट्री एक अचीवमेंट है। तो खैर, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है, तीसरा हिस्सा। आधुनिक इतिहास पढ़ना तो भारत का आधुनिक इतिहास है, लेकिन उसमें सबसे पहले ये आता है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है भारत का आधुनिक इतिहास। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है ना थोड़ा सा। भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अच्छा, इसी को कुछ जो एक दूसरी वर्डिंग है जो यूज होती है, हाँ, आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी वर्डिंग मिलती है कहीं, मिलता है ना। आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोनों में से एग्जैक्टली क्या उठाया जाए? नहीं, अब यही तरीका है ना पढ़ने। क्या पढ़ना है तो हमको तो चूज करना पड़ेगा ना, तय करना पड़ेगा कि हमको पढ़ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? तो ठीक है, करेक्टर्स हैं, उन करेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, कुछ इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स के बारे में पढ़ना, वो तो उसको प्रमाणित करने का एक फैक्ट हो गया ना। जो कुछ भी हम इतिहास समझ रहे हैं आधुनिक का, वो एक्चुअली वो इतिहास नहीं है, वो तो तथ्य है इतिहास को प्रमाणित करने का।
वो प्रूफ करता है कि ये एक्चुअली इतिहास है। इतिहास तो कुछ और ही है जब हम नहीं पहुंचते वहां तक, तथ्य को ही मान लेते बस यही है, बस ये घटना ये घटना ये घटना ये घटना ऐसे ऐसे हुई, लिख के रखे हैं पूरा सब। तो कुल मिला के सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर भारत में आएंगे तो भारत। तो इसमें हमको एक्चुअली अगर आधुनिक भारत का इतिहास में आधुनिक इतिहास डालना ही है तो ये हमको पहले क्लियर कर लेना है कि इन दोनों में से क्या पढ़ना है। ऊपर की ही लाइन जो हेडलाइन अगर वही गलत हो गई तो फिर सब खत्म हो जाएगा। हेडलाइन ही गलत हो गई, ये रखें कि ये रखें। तो देखो इसमें अगर आपको अगर देख रहे हैं तो भारत का आधुनिक इतिहास ये हो गया, और ये आधुनिक भारत का इतिहास ये हो गया। भारत आधुनिक है, ये तो आधुनिक भारत लिखा हुआ है। भारत अभी आधुनिक है नहीं, तो जो है नहीं उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत, भारत आधुनिक है, अभी भारत आधुनिक है नहीं, इसको आधुनिक होना है। मॉडर्नाइजेशन यहां आनी है। हमको पढ़ना क्या है, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। पढ़ना तो ये ना, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये टारगेट है, ये एम है। अब इस एम को प्राप्त करने के लिए, इस एम को पाने के लिए, इस एम को स्थापित करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, अचीव करने के लिए जो कुछ भी हुआ है वो एक प्रोसेस का काम कर रहा है। चाहे बहुत बड़े अकाल महामारी पड़ी हो, लाखों लाखों लोग मारे गए हों, चाहे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण हुआ हो, जो कुछ भी हो रहा है, या राजतंत्रीय व्यवस्था का पूरी तरह विनाश हुआ हो, एक स्पेशल मोनोपोली लागू की गई हो, मूल अधिकारों का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका ध्वस्तीकरण हुआ हो, लोगों के डिजास्टर, मूल अधिकारों को तो पूरी तरीके से कुचल दिया गया, एकदम खत्म कर दिया गया। हालांकि मूल अधिकार उस नाम से तो थे ही नहीं, मूल अधिकार तो आधुनिक एलिमेंट है ना, जो फंडामेंटल राइट है ये तो मॉडर्न एलिमेंट है, ये मिडल में भी नहीं है और एंशिएंट में भी नहीं है। लेकिन नाम से नहीं है, काम से तो कुछ ना कुछ तो है ही। अगर कुछ लोग कुछ कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी अचीवमेंट है, तो बिना फंडामेंटल राइट के आ कहाँ से रहा है। भाई शिक्षा का अधिकार अगर नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जो कुछ भी हो रहा कहाँ से हो रहा है, कुछ तो लोग कर ही रहे हैं। जीने का अधिकार अगर नहीं है तब भी लोग जी ही रहे लंबे समय तक, ये भी फंडामेंटल राइट है ना। तो खैर पूरी तरीके से उसको कुचला जाने लगा। स्वतंत्रता और परतंत्रता, हमको लगता है जहाँ फंडामेंटल राइट को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाए वहाँ परतंत्रता है, और जहाँ फंडामेंटल राइट को पूरी तरीके से रिलीज कर दिया जाए वहाँ स्वतंत्रता है ना। ऐसा तो भारत का आधुनिक इतिहास, इससे तो लगता है कि आधुनिक इतिहास वो भी पढ़ना है भारत का, तो इसका मतलब एक प्रोसेस पढ़ना है मॉडर्नाइजेशन का, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं, या कहीं भी आधुनिक भारत का इतिहास, वो कम समझ में आता है कि आधुनिक भारत है जो कुछ भी है, बस उसको कंटेंट को उठा के पढ़ लेना, ये हुआ इसलिए आधुनिक भारत है, वो है ऑलरेडी। अब आज के समय में देखा जाए तो है ही है ना। आज के समय का भारत क्या पूरा विश्व आधुनिक विश्व है, उसमें भारत भी एक हिस्सा है। तो कैसे ये संभव हुआ, बस वो कंटेंट, ये एलिमेंट 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 पर्टिकुलर सारे एलिमेंट्स आ गए, इसलिए आधुनिक भारत।
थोड़ा आलोचनात्मक परिचय, समालोचनात्मक परिचय, एक इवेल्युएशन छूट जाती है। अगर इसको उठाते हैं तो वो छूट जाती है, लेकिन वही चीज छूटती है जो यूपीएससी की प्रबल डिमांड है। मैं अन्य छोटे और परीक्षाओं की तो बात नहीं करता, लेकिन यूपीएससी की प्रबल डिमांड है, देखो फोर्स डिमांड है। जिन तत्वों पर मैंने चर्चा की वही छूट जाता है, तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। यूपीएससी ने पूछा है, आईएएस में आप पूछा गया प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा। प्रश्न कहाँ समझ में आएगा जब हम ये वाला पढ़े हैं। जब हम ये वाला पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना, ये वाला पढ़िए समझ में आ जाएगा। दो नेचर हो गए। तो यूपीएससी के लिए ये वाला पढ़िए यार, भारत का आधुनिक इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो फिर पीसीएस तक तो ठीक है, यूपीएससी के लिए नहीं ठीक है, खतरनाक है। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा आधुनिक हम चल रहा है। आधुनिक का थोड़ा सा परिचय हो जाए और आधुनिक भारत के इतिहास सिलेबस में क्या है, कहां से उठाना है और क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलना है। ठीक है, ये भी अध्ययन का एक जो है एक तरीका ही है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इधर उधर ना होने पाए। वहां से भी एक प्रश्न बन जाता है। हमने बात की है सिलेबस, आधुनिक इतिहास की सिलेबस की स्टार्टिंग। इसके लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है, इसके लिए सिलेबस आता है। जिन जिन लोगों ने सिलेबस पढ़ा है उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता है। बिल्कुल टू बी वेरी क्लियर। हर जगह बहुत दिमाग नहीं लगाया जाता, जहाँ लगाना होता वहीं लगाया जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि सब चीज़ कठिन ही हो, कुछ चीज़ें आसान भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप आईएएस का सिलेबस उठाइए या पीसीएस का, दोनों का एक ही है लगभग सिलेबस। ठीक है, दोनों का एक ही सिलेबस है और केवल नेचर में, स्टडी के जो नेचर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, बट सिलेबस वही है लगभग। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर 1%। फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, from the middle of 18th सेंचुरी। अब एग्जैक्ट डेट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये सब कल्चर की चीज़ें हैं। कल्चर किसी एक पर्टिकुलर डेट, समय या टाइम पर नहीं चेंज होता, वो चेंज होते 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 एक प्रोसेस में आते चेंज हो जाता है। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से क्या हुआ ऐसा कि ये तो एक्चुअली यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं 18वीं शताब्दी के मध्य में, जिसमें लगा कि भारत में भी आधुनिकता आ सकती है। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। भारत में भी अंग्रेजों का कब्जा हो सकता है, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग है। अब ये नेगेटिव मॉडर्निटी के दृष्टिकोण से देखें, अप्रोच से देखें तो नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि चीजें अचीव करने के लिए बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। साधारणतः मतलब इजीली कुछ नहीं होता है, इजीली कोई अचीवमेंट नहीं होता। इस चीज मान लो, मरते मरते बचना पड़ता है कुछ अचीव करने के लिए। इतना आसानी से कुछ होता है नहीं। जिसको कहते हैं जान लगा देंगे, तो कहना तो आसान है, इसको कर लोगे, यस सर जान लगा देंगे, तो ये अंगूठा उठाने से थोड़ा ना कुछ होता है। जान लगा देंगे, करना पड़ता है ना। हम कर नहीं पाते यार, वहां तक कहते तो हैं लेकिन झेल नहीं पाते। प्रॉब्लम यही है कि अंग्रेजों, यहां पर जो घटना हुई, जो सबसे बड़ी घटना है, दो घटनाएं, हम एक घटना बता दें। हम ये मध्य में देख क्या घटना है, मध्य की बात की जा रही तो 60-65 तक जाएगी,
50 से 45 से 65 तक ले लो 17। अब 18वीं शताब्दी के मध्य से मतलब है 1745 टू 1785 तक की घटना, 65 तक की घटना ले लो। अब ये हमने मध्य का निकाला है इतना, इसको जाकर के किताब में मत ढूंढने लगना, ऐसा नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने एक अप्रॉक्स निकाला है कि ये मध्य आप मान सकते हो। कुछ घटनाएं बहुत यहाँ पर हुई हैं। अब जैसे 57 में एक होता प्लासी, और दो घटनाएं बड़ी हैं। एक प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, कब हुआ है? 1757 में। फिर एक घटना 1761 है पानीपत, थर्ड बैटल। पानीपत 1761 में हुआ है। फिर इसके कारण जो छोटे मोटे बदलाव है सब बीच में आप भर दो, खाली जगह है। मैंने दो हेडलाइंस का नाम, दो लीडर्स का नाम लिया, घटनाओं का लीडर है ये। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1761 में 1761 में बैटल ऑफ बक्सर, पानीपत। 64 में बक्सर, ये 61 है। अच्छा ये छोड़ो यार, 45 से 65, 61। और 1764 में एक बैटल हुआ है, बैटल ऑफ बक्सर। बहुत कंसंट्रेट होकर समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि हम लोगों ने कंटेंट अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। एक फॉर्मेट के लिए तैयार किया जा रहा है आधुनिक भारत का। ना तो आपने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा है, ना ही बक्सर पढ़ा है, और ना ही पानीपत पढ़ा है। तो हमको पढ़ना भी नहीं है, इधर पढ़ना वही है जहाँ है। ये हम लोगों को देखना है कि होना क्या। तो प्लासी में हुआ क्या? पहली बार, क्योंकि ये चीज सबको पता है, पहली बार भारत में एक बड़े राज्य पर, इसे लिख लीजिए जो हम लिखा रहे हैं, एक बड़े राज्य पर ब्रिटिश विजय, द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ऑन ए बिग स्टेट ऑफ इंडिया, अब ये तो समझ में आ रहा ना कि भारत के किसी एक बड़े राज्य पर अंग्रेजों की विजय। वो बड़ा राज्य है बंगाल। बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, और बंगाल पर अंग्रेज, मैंने तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नाम नहीं लिया इसीलिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेंगे तो भी वो कौन है क्या है, एक परिचय तुरंत दिमाग में क्वेश्चन जाएगा कि फिर इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। सीधे सीधे अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था आधुनिक काल में, तो अंग्रेजों की बात करते हैं। अंग्रेजों की ये फर्स्ट, ये विजयों के क्षेत्र में, यानी विक्ट्रीज में अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिशर्स इन विक्ट्री फील्ड ऑन इंडिया। ठीक है, भारत के विजय क्षेत्र में ये पहला कदम है प्लासी। बंगाल को जीत लिया, हरा दिया, बस छोड़ दीजिए। पहली बार वो खुद नहीं विश्वास कर पा रहा था कि ये हो क्या गया, मतलब हम जीत गए। जीतने के बाद वो कई लोगों से पूछ रहा, हम ही जीते हैं, उसको खुद बिलीफ नहीं हो रहा था, हम ही जीते हैं। हाँ भाई तुम ही जीतो यार, सिराजुद्दौला भग गया। अच्छा, तो इतना अनएक्सपेक्टेड चीजें जब आती हैं, अचीवमेंट्स होता है, अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट होता है, तो हम उसको बुना भी नहीं पाते उस तरीके से। हमारी ख्वाहिशें लिमिट होती है ना, ख्वाहिशों की भी लिमिट होती है। हम कहाँ तक सोचते हैं, एक सोचने का दायरा है, जहाँ तक हमारी हैसियत, उसके हैसियत के दायरे में हम सोचते हैं। अब अचानक बहुत बड़ी चीज़ अचीव हो जाए
तो भी हम क्या लें, तो कुछ ऐसा बताएंगे जैसे मतलब वो अपने ही दायरे में होता है। ठीक है, चलिए खैर। तो पहली बार भारत में ब्रिटिश विजय, ये तो समझ में आ रहा सबको ना, क्यों एवरीवन, ये क्लियर हो, ये हो रहा है नहीं हो रहा है? 18वीं शताब्दी के मध्य से, फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं जो भारत में आधुनिक भारत के स्टार्ट के लिए जिम्मेदार है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट फॉर मॉडर्न इंडिया इन इंडिया। ठीक है, अब 18वीं शताब्दी के मध्य से, भैया चाबी ले लो, वहां से तो नहीं लौट के आ रहे, याद था यहीं से लाए। ठीक, ओके। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको मत दौड़ाइए। 18वीं शताब्दी के मध्य में कुछ घटनाएं होती जो आधुनिक भारत का नेतृत्व करती हैं, लीड करती हैं आधुनिक भारत की। तो मध्य से मैंने लगा लिया, मध्य में वो घटनाएं जो आधुनिक भारत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ युद्ध ऐसे हैं जो टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास के लिए, जो भारत के इतिहास ही बदल दिए हैं। उसमें तीनों नाम लिख दिया मैंने इधर मॉडर्न हिस्ट्री में। ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टर हैं तीनों। ठीक है, तो अब मिडिल से मतलब मैंने इधर 5 साल इधर, 10-15 साल उधर, 65 तक, 65 तक मान लो ये मध्य का पीरियड है, ये मिडिल का पीरियड है। ठीक है, 1745 टू 1765, दिस इज द मिडिल पीरियड। आप मध्य आप मान सकते हो। 3 घटनाएं आप ले लीजिए, प्लासी, बक्सर, पानीपत, 3 युद्ध। प्लासी में क्या हुआ, पहली बार किसी भारत के बड़े राज्य पर अंग्रेजों की विजय हुई। वो बड़ा राज्य था बंगाल, जीत गए। हालांकि उनको उतना विश्वास नहीं हो पा रहा था, कंप्लीट बिलीफ नहीं, फिर भी जीत गए। तो जीतने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो उद्देश्य होगा जिस लिए लड़े होंगे वही ना करेंगे। तो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था अधिक से अधिक धन प्राप्त करना। अंग्रेजों का बेसिकली जो उद्देश्य था भारत से अधिक धन प्राप्त करना। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक फैक्टर है, वर्ल्ड हिस्ट्री में का भी एक फैक्टर हो गया ये। क्यों, क्योंकि उधर यही वो पीरियड है, उधर अफ्रीका में भी इनका एक उपनिवेश है। ठीक है, और अफ्रीकन लेबरर्स को उठा करके, वहां पर कह सकते हैं गरीबी बहुत है, वहां लेबरर्स बहुत मिल रहे हैं। और अमेरिका एक उपनिवेश है इनका उस समय तक, अमेरिका। तो अमेरिका मतलब पहले था, अभी तो मैं पहले की बात कर रहा हूं, इससे बहुत पहले, इसके पहले। तो शुरुआत में क्या किया कि अफ्रीकन लेबरर्स का यूज जिन्होंने अमेरिकन खदानों में, अमेरिका अपनी खदानों के लिए जाना जाता था, तो वहाँ से खदानों से, वहाँ के जो माइंस थे वहाँ से रॉ मटेरियल्स बहुत लेके आए वो। ठीक है, तो उसका रॉ मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन क्या है, यूटिलाइजेशन तो इंडस्ट्री में हो सकता है ना, उसके लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, भारत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए। क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। स्टार्टिंग कहां से हुई, साउथ में। व्यापारिक राइट्स भी इनको मिलते गए जहां जहां चाहे, लेकिन राइट्स यहां की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी कुछ इस प्रकार से थी, इनको भारतीय पॉलिटिक्स में भी हस्तक्षेप करने का, इंटरफेयर करने का मौका मिल गया। फिलहाल यहां की पॉलिटिकल कंडीशन ने ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेरित कर दिया यहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें इंटरफेयर करने का। कुल मिलाकर के यहां एक युद्ध का माहौल बना, और इनको अब आए थे व्यापार करने, और करना क्या पड़ गया, युद्ध। स्पेशली साउथ में मराठों से एक संघर्ष चल रहा था, उधर मैसूर है,
क्योंकि उधर पश्चिम के व्यापार पर मैक्सिमम जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वो साउथ से ही मैनेज हो रहे हैं। तो साउथ पर एकाधिकार बहुत जरूरी है, साउथ पर तमाम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ के जो शासक हैं या अरबों का जो दबाव है, अरब कंट्रीज या अरब व्यापारियों का जो दबाव है, प्रेशर है अरब में, वो अरब के लिए है। ठीक है, और उनका यहां मुस्लिम शासक ज्यादा है। उन मुसलमानों ने किसको झुकाव दिया, फोर्स किसका है, सपोर्ट किसके सपोर्टर बने रहे, अरबों के ना बनेंगे। तो उनका एक अंग्रेजों का एंटी, तो कुल मिला के युद्ध का वातावरण, आप इतना समझिए कि युद्ध का वातावरण बनेगा। और युद्ध के अब आए थे व्यापार करने, लड़ना, यहाँ युद्ध तो संसाधन लेके तो वो आए नहीं थे, वो रिसोर्सेज तो अंग्रेजों के साथ थे नहीं कि यहाँ चल के लड़ाई भी करेंगे। तो अब लड़ाई होगी तो यहाँ पर पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि धन से ही सब कुछ मैनेज होना है, सेना भी मैनेज होनी है। यहाँ के सेना अगर यहीं की है तो यहीं के लोग अंग्रेजों के साथ कैसे देंगे, पैसे के कारण देंगे। अगर उनको प्रॉपर सैलरी से भी बढ़िया सुविधाएं अगर मिलती हैं तो उनका साथ देंगे, क्योंकि भाई कोई उतना राष्ट्रवाद नहीं है। इसका कारण ये है, जैसे आप कहे कि भारतीय लोग भारत के खिलाफ अंग्रेजों के साथ कैसे दे सकते हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं फ्रस्ट्रेट होने की, वो इसलिए दे सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्रवाद अभी हुआ नहीं है, कोई ऐसा नेशनलिज्म का मुद्दा नहीं आया है। राष्ट्रवाद नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, राष्ट्र के प्रति उतना लोगों का भी लगाव, क्योंकि राष्ट्रवाद नहीं है। लोगों ने मध्यकाल में होने नहीं दिया, इस पीरियड में राष्ट्र के प्रति लगाव होने। राष्ट्र का मतलब शासक, राष्ट्र का एक हिस्सा होता है, देश का एक बड़ा हिस्सा होता है क्या, शासक। बड़ा हिस्सा होता है, नहीं होता है, शासक एक बड़ा हिस्सा होता है। और शासक वो जुल्म करे और जनता केवल बर्दाश्त करे तो शासक के प्रति एक घृणा की भावना आती है। और वो शासक के ही प्रति घृणा की भावना, हेट की भावना नहीं होती है, वो देश के प्रति हो जाती है। यहाँ के लोग ऐसे हैं आज भी। आप मैं कंटेम्परेरी एग्जाम्पल, आज भी लोग कुछ अगर मिसबिहेव होता है तो भारत में ऐसे ही होता, लोग उदाहरण देते रहते, ये भारत है यहाँ ऐसे होगा, ऐसा लोग कहते नहीं कहते। भैया भारत का क्या दोष है, करते लोग हैं, सब भारत क्या करे। वो जबरदस्ती जो है अपना सर पिटवा रहा है। कुछ भी लोग गलत लोग करते हैं, वो लोग इल्जाम किस पर रख देते हैं, भारत में ऐसे होता है, भारत के लोग ऐसे ही हैं। भ्रष्टाचार बंद करो, घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। भैया ये भारत है, यहाँ कभी नहीं। अरे भारत इसलिए नहीं बंद होगा कि लोग ऐसा बंद नहीं होने देंगे, इसलिए नहीं बंद होगा। लेकिन कहते नहीं कहते हैं, तो कहीं ना कहीं से लोगों के व्यवहार से राष्ट्र का चरित्र चित्रण होता है, ये ऑटोमेटिक क्लियर है। राष्ट्र का जो चरित्र चित्रण है, देश का जो चरित्र चित्रण है, कैरेक्टराइजेशन है, वो एक्चुअली लोगों के व्यवहार से होता है, स्पेशली राजा के व्यवहार से तो कुछ ज्यादा ही। बाकी राष्ट्र का कोई कैरेक्टर नहीं होता देश का, वो कैरेक्टर लोगों का ही होता है। ठीक है, तो एक जो मध्यकालीन शासकों का शोषणवादी प्रक्रिया प्रोसेस था लोगों पर, तो लोग घृणा करते थे। इस हिसाब से तो भारत तो उतना लगाव था नहीं, देश और देशवासी बोले क्या मिलना यहाँ पे, इससे अच्छा तो वही ठीक है यार, है ना। तो लोग पैसा बढ़िया पाते थे, सुविधा बढ़िया पाते थे, उधर चले जाते, उतना लगाव। राष्ट्रवाद के लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि वहां राष्ट्रवाद था नहीं, तो लोग जो ज्यादा लाभ देगा उसकी ओर चले जाते थे। तो सेना में भी अगर, चूंकि उतने अंग्रेज थोड़े ना कि उनसे उनकी सेना में वहां से मैक्सिमम सैनिक तो यहीं के थे, तो यहीं के लोग यहीं के खिलाफ क्यों लड़ेंगे, पैसा पाएंगे इसलिए लड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद नहीं है अभी, है ना। तो अब पैसे की जरूरत थी, तो ये सब जीत, ये लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, इसमें जीत हासिल की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पैसा वसूलने या पैसा कमाने तरीका अपनाएंगे, और क्या करेंगे, तो राजस्व नीतियां, नई नई राजस्व नीतियां लेकर के आए। डायरेक्ट भी ले लिए, जुर्माने के रूप में ले लिए, हर्जाने के रूप में ले लिए, किसी न किसी रूप में, केवल उनकी डिमांड पैसा थी। और साउथ में उनकी लड़ाई उस समय मराठों से हो, उसके पहले ये क्या कहते हैं, मैसूर, दो बड़े राज्य थे साउथ में, मैसूर और मराठे, दोनों से उनकी लड़ाई चल रही थी, और दोनों से बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। तो पैसा बहुत, जो पैसा आए कहाँ से, बार बार उधर फोन जा रहा है इंग्लैंड कि साहब कुछ मदद करो। उसने कहा यार तुम कमाने गए, गंवाने गए हो, वहाँ यहाँ से कमाने गए, वहाँ से फोन करके पैसा मांग रहे हो, क्या मतलब है।
तो इनको भी लगा यार ये समझ पाएंगे नहीं ना, उतना हम समझा पाएंगे, जाने तो यहीं से कुछ व्यवस्था करते। तो उत्तर भारत में ये बंगाल वगैरह जो जीते हैं, यहाँ से केवल अरेंजमेंट धन का करते थे, क्योंकि उस पैसे को ये इनका यूटिलाइजेशन कहाँ था, साउथ में मराठों और मैसूरों के अगेंस्ट, मैसूर के अगेंस्ट जो युद्ध थे उसमें खर्चे ज़्यादा थे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बना, तो फिर उसके लिए ज़रूरत थी तो यहाँ पर पूरा करने, हालांकि वो पूरा हो नहीं पाया, इसलिए शोषण प्रवृत्तियाँ, अब डायरेक्ट नहीं पूरा हो पाएगा तो शोषण तो करना पड़ेगा ना, इसलिए शोषण उत्तर भारत में बढ़ा है। एकदम रीजन क्लियर है। तो कुल मिलाकर के प्लासी में पहला कदम। अब आ जाइए इधर 1761 पानीपत, 3 घटनाएं, ये तो कुछ समझ में आया ना यहाँ पर, इतना कि पहली बार अंग्रेजों ने किसी पूरे भारत में किसी राज्य को पहली बार प्रॉपर जीता, प्लासी, बंगाल था 1761। इसमें क्या है, इसमें भी मैं अंग्रेजों का ही नाम लूंगा, नहीं अंग्रेजों का नाम नहीं लेना, अंग्रेज पीछे है। यहां पर एक विदेशी ताकत है, अफगान, यहां पर अफगानी ताकत है, लेकिन फायदा अंग्रेज लेके जाएंगे। तो यहां पर अफगान अहमद शाह अब्दाली का मराठों के साथ एक संघर्ष होता है। जो ये बैटल है पानीपत का थर्ड वार, किसके साथ होता है, अफगान अहमद शाह अब्दाली, बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा। इसमें मराठे पराजित हो गए, ये डिफीट खा गए, द मराठास गॉट डिफीट। हराया किसने भी हो, लेकिन मराठों का हार जाना ये भारत के लिए उस समय की परिस्थितियों में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा लॉस था, एक बहुत बड़ा नुकसान था। उस समय की राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान मराठों का पराजय। अब वो कारण तो हम लोग जब मराठा पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट मैं इतना बताऊं कि अभी मुगल साम्राज्य दिल्ली से चल रहा है 1707 के बाद, आफ्टर 1707। 1707 हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो गई थी, एक बड़ा मुस्लिम शासक औरंगजेब खत्म। कुल मिलाकर के वो मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता था। उसके बाद भी मुगल शासक आए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फिर उसके बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया है। इट स्टार्ट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ऐसा माना जाता है। तो यहां तक आते आते मुगलों का काफी हद तक ध्वस्तीकरण हो गया। तो जब ज्यादा पतन शुरू हो गया, कब से, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में विदेशी आक्रमण शुरू हुए। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था उसके समय में। ये जो अहमद शाह अब्दाली है, नादिर शाह के उत्तराधिकारी के रूप में, सक्सेसर के रूप में अफगानिस्तान का शासक बना था, क्योंकि अफगानिस्तान को भी जीत लिया था नादिर शाह ने। तो अफगानिस्तान सेंटर से ये हैंडल कर रहा था अहमद शाह अब्दाली, एक्चुअली उसका सक्सेसर ही था, ठीक है। तो मुगल जब एकदम से ये लग रहा कि ये रिकवर नहीं कर सकते, अब ये लगने लगा था कि मुगल जो है कैन नॉट रिकवर नहीं कर सकते, अब इनका कमबैक नहीं हो सकता, ये स्थिति आ गई थी इस समय तक। तब तो लोग सोचने पे मजबूर हो गए ना, फिर आ कौन रहा है, तब तो लोग सोचेंगे ना कि फिर आ कौन रहा है, हिंदुस्तान की जो सल्तनत है उसका दावेदार बन कौन रहा है। क्योंकि जब तक ये उम्मीद रहेगी कि रिकवर हो सकता है, तब तक तो लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है। लेकिन जब रिकवर करने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, कमबैक नहीं हो सकता, मुगल अब खत्म ही हो जाएंगे। बीमारियां बहुत सारी हो गई हैं, अब इनको जिंदा नहीं वापस लौटना हॉस्पिटल से, गए।
तब लोग सोचना शुरू कर दिए कि कौन फिर दावेदार कौन है। तो पानीपत के युद्ध से पहले मराठों का जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है, लोगों पर इतना जोर भी नहीं पड़ा यह सोचने के लिए कि कौन आ रहा है। लोग ऑटोमेटिक कह देते फिर तो मराठे ही आएंगे। इतना मतलब जोर नहीं पड़ता था, इतना फोर्स पड़ता नहीं था दिमाग पर कि मुगल जा रहे हैं तो आ कौन रहा है। मराठों का वो परफॉर्मेंस था पॉलिटिकल फील्ड में कि लोग ऑटोमेटिक कहने के लिए मजबूर हो जाते थे फिर तो मराठे ही आएंगे। एक पूरा एक भाव बन गया था लोगों का, फिर तो मराठे आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनकी विक्ट्री इनको मिल रही थी मराठों को, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक इनकी ध्वजा पताका जिस प्रकार से विजयों की फहराने लगी थी, जहां जाते थे वहीं जीतते थे। दिल्ली तक जाते थे, घूम टहल के लूट मार करके चले आते थे, कोई रोकने वाला नहीं होता था। एकदम छा गए मराठे। और ऐसे में जब ये 3rd बैटेलियन हारे तो लोगों ने इसके परिणाम पर चर्चा की, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये होता नहीं हुआ क्या, होगा क्या, तो लोग होगा पता नहीं क्या, लेकिन जो भी होगा उस पर तो बात की बात है। लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि मराठे मुगलों के बाद के भारतीय सत्ता के दावेदार हैं, ये एक बड़ा परिणाम इस 3rd वार ने दिया है, पानीपत के 3rd बैटल ने दिया है कि वो दावेदार मराठे नहीं होंगे। ये रिजल्ट आ गया है। कौन होगा ये तो नहीं पता, मुगलों के बाद कौन होंगे ये नहीं पता, ये तो समय परिस्थितियां पॉलिटिक्स तय करेगी। बट मराठे नहीं होंगे ये डिक्लेयर हो गया, खत्म। तो मराठों की दावेदारी खत्म हो रही है, ये भी आधुनिक काल के लिए जिम्मेदार है। अब मराठों की दावेदारी खत्म हो रही है, मॉडर्निटी के लिए ये कैसे जिम्मेदार है? बड़ा कदम है। तो है जिम्मेदार कि मुगलों के बाद अगर मराठे शासक हो जाते तो क्या लगता है आपको आधुनिक भारत आ जाता? अरे मराठे अपनी परंपरा, वो भी एक तंत्रीय शासन, वही पॉलिटिक्स लागू करते, वही राजस्व नीति लागू करते, वही राज व्यवस्था, लोकशाही, लोकतंत्र, एक नौकरशाही व्यवस्था जो चल रही थी। ये लोकतंत्र की स्थिति कहां आ पाती? भाई लोकतंत्र तब आया है जब पहले की जितनी राजनीति थी सारी राजनीति भारत की ध्वस्त हो गई, खत्म। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल डिजास्टर, खत्म हो गई। केवल और केवल अंग्रेजी शासन हो गया। अब अंग्रेजी शासन जब हटा, कैसे भी हटा, तो भारत की राजनीति कैसी थी? कुछ नहीं थी, राजनीति थी नहीं, जीरो थी। जो कुछ भी नया ला सकते हो लागू कर सकते हो, कुछ भी नया ला सकते हो। कुछ चीजें पहले से, जैसे समाज है, धर्म है, ये सब चीजें पहले से संचालित होती है। इसमें परंपरावाद और रूढ़िवाद होता है, तो इसको तो खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों के भावावेश, लोगों के मनदशा की बात है। धर्म तो लोगों के अंतःकरण की अवस्था है, उसको कोई नहीं मार सकता। लोगों की तो हत्या की जा सकती है, लेकिन लोगों के धर्म की हत्या कैसे की जाए? उसके मन में जो क्या आप सोचते हैं उसको कैसे हत्या की जाए? आपकी सोच नहीं खत्म की जा सकती, आपको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तो नहीं पूरी तरीके से खत्म है, लेकिन पॉलिटिक्स तो खत्म है। तो मौका मिल गया नई राजनीति लाने का विश्व में। उस समय एक तो ये मौका क्यों मिला? क्योंकि भारत पर विदेशी हुकूमत हो, विदेशी हुकूमत के साथ साथ भारत पर केवल किसी एक इंग्लैंड का शासन नहीं है। इंग्लैंड का उस समय पूरे 2/3 विश्व पर उपनिवेश था, शासन था। तो 2/3 विश्व के लगभग देश, जिसका लीडर ब्रिटेन हुआ करता था, तो भारत भी उसी ग्रुप में शामिल हो गया ना। तो एक इंटरकनेक्टिविटी हुई, ब्रिटेन के अधीन होने के कारण, ब्रिटेन के अधीन जितने थे सबके साथ एक इंटरकनेक्टिविटी हुई, तो सबसे कुछ ना कुछ आया।
सबसे कुछ ना कुछ आ ही रहा है, इंस्पायरेशनल के रूप में आ रहा है, नॉलेज के रूप में आ रहा है, डायरेक्ट वस्तु के रूप में, सबसे कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मराठे आ जाते मुगलों के बाद, तो फिर तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। फिर क्या लगता है, अंग्रेज डायरेक्ट अगर मराठे दावेदार दिल्ली के हो जाते तो क्या लगता है कि ब्रिटिश हुकूमत मराठों को पराजित कर सकती थी? उस समय की परिस्थितियों में तो नहीं। नहीं मीन्स नहीं, नहीं कर सकती, किसी भी दशा में नहीं कर सकती थी। मराठे पराजित भी हुए जरूर हैं, लेकिन टोटल वो अपने कारणों से ऐसे हुए, उनकी ताकत इतनी कमजोर थी नहीं उनकी किसी भी दिशा में। तो कुल मिलाकर के अगर मराठों की रास्ता बंद कर दिया गया तो एक प्रकार से मॉडर्निटी के आने का रास्ता बना रहा, नहीं तो खत्म हो जाता। इस तरीके से आप सोचिए, ठीक है। तो यहां से अब आ जाइए बैटल ऑफ बक्सर। इसका कितना रोल है? इसका इतने रोल है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल को पुनः जीत लिया, और यहां पर न केवल बंगाल को जीता है, बल्कि बंगाल के साथ दो बड़े देश और आ गए। देश मतलब भारत के ही, एक तो मुगल एम्पायर भी बंगाल का साथ देने डायरेक्ट चला आया, मुगल सम्राट भी बंगाल का साथ दे रहे। और उस समय का एक ताकतवर राज्य था अवध, लगभग समूचा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, अवध। तो अवध जो आज का उत्तर प्रदेश है, उस समय का अवध, ऐसा आप मान सकते हो। तो अवध और दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली का बादशाह, दिल्ली के बादशाह का मतलब तो शहंशाह हिंदुस्तान था ही, भले उसका राज्य क्षेत्र छोटा हो गया था, तो मुगल सम्राट हो गया एक प्रकार से वो। तो मुगल सम्राट और अवध के नवाब दोनों ने मिलकर के बंगाल का साथ दिया था। बंगाल का नहीं, बंगाल के उस भगोड़े नवाब जिसने लड़ाई लड़ी है, मीर कासिम का साथ दिया था। तो बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम प्लस ये दोनों, तीन लोग मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे। तो ना केवल बंगाल को, बल्कि इसके साथ इसी के बहाने उसने मुगल सम्राट को भी पराजित कर दिया और अवध को भी पराजित कर दिया। तो प्लासी की विजय जो केवल बंगाल पर हुई थी, एक तो और पक्की प्रमाणित हो गई। नहीं नहीं, भ्रम में मत रहो। मैंने कहा ना पहले शुरू में बड़ा कंफ्यूज थे कि यार पता नहीं जीत तो लिया, खुद नहीं बिलीव कर पा रहे हैं कैसे हो गया। तो अब एक बिलीफ बन गया कि नहीं, मैंने वास्तव में जीता है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली भी, क्योंकि बड़े धोखे से जीता था ना प्लासी। यहां पर कोई धोखा नहीं हुआ बक्सर में। तो ये हुआ नहीं नहीं, तो एक जब धोखे से कोई काम कर लो, कोई अचीव कर लो, तो मन में एक टीस रहती है ना, यार मैंने कोई बहुत बलपूर्वक या बहुत योग्यता के कारण तो अचीव नहीं किया है, मैंने इसमें धोखा किया, या भले ही हम ही जानते हैं। तो खुद कॉन्फिडेंस उतना बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? इसलिए नहीं बनता क्योंकि हमको तो पता है ना कि हमारी हैसियत नहीं है इसके लिए, हमने धोखा किया है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं बनता। कॉन्फिडेंस तो बनता ही स्ट्रीम से। कॉन्फिडेंस तो बिना स्ट्रीम के कॉन्फिडेंस बन ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस नहीं होता है, नहीं होगा कॉन्फिडेंस, उसके लिए स्ट्रीम लाओ ना। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ताकत है, आपके पास दम है, तभी ना कॉन्फिडेंस बनेगा। जबरदस्ती कैसे कॉन्फिडेंस लाओ? अरे कहां से लाएं? ऐसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, जबरदस्ती कहां से ले आए? कॉन्फिडेंस लाने के लिए स्ट्रीम होनी चाहिए, स्ट्रीम लाओ कॉन्फिडेंस अपने आप में। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं होती हैं, उसका प्रोसेस होता है, फॉलो करने पर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक तो प्लासी धोखे से जीते थे, बक्सर सही में जीते हैं, तो एक लगा चलो प्लासी सही में, फिर एक प्रकार से बहुत धोखा नहीं, एक विश्वास, आत्मविश्वास है, नहीं तो सही विजय थी। एक प्रश्न आता है, प्लासी की विजय पर बक्सर की विजय ने पक्की मुहर लगाई, प्रूव्ड द प्लासी। बक्सर ने क्या किया? प्लासी को प्रूव कर दिया सही था। ये क्वेश्चन आता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये केवल बंगाल विजय नहीं, बल्कि बंगाल का विस्तारित हिंदुस्तान के सम्राट को भी हरा है, बंगाल को भी, और अवध को भी हरा दिया। ठीक है, तो राज्य विस्तार हुआ। तो ये विजय न केवल बंगाल, बल्कि बंगाल के सपोर्टर्स और एक बड़े राज्य को भी कुल मिलाकर के दिल्ली तक की पराजय कर दी। तो अब जो ट्रीटी होगी, जो संधि होगी अंग्रेजों की, किसके साथ होगी? मुगल सम्राट के साथ भी होगी, अवध के नवाब के साथ भी होगी,
और बंगाल तो पूरी तरह कब्जा कर ही गए। ठीक, मनोबल और बढ़ गया, अब तो और मनमाना होगा, है ना। अभी तक बंगाल पे ही मनमानी कर रहे थे, अब दिल्ली पर भी करेंगे और अवध पर भी। तो ये रूल स्टार्ट हुआ है जहां पर प्लासी से थोड़े बहुत मात्रा में उसका विस्तार हुआ है और उसमें इंटेंसिटी आई है, तीव्रता आई है। तो कुल मिलाकर के बक्सर ने मनोबल बढ़ा दिया भारत पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का। बक्सर ने क्या किया, अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा दिया, इंक्रीज्ड द माइंड फोर्स, मनोबल, माइंड फोर्स, मोरालिटी भी कह सकते हो, मोरालिटी सही है, मोरालिटी भी कह सकते हो। भारत जीते, होता ना जब कोई छोटी चीज अचीव होती तो उठो जागो अब पूरी दुनिया जीत लो, तो कोई बताता नहीं कम करो थोड़ा, ज्यादा है ना। इतने भी मोरालिटी ठीक नहीं, उत्साह, उत्साह जरूरी है जीतने के लिए, लेकिन इतना भी नहीं कि ध्वस्त कर दे खुद को ही। तो हो गया ना। तो मैंने ये 3 घटनाओं की चर्चा करी, 1764, 1761, 1757, जो 18वीं सदी के मध्य में घटित होती हैं। और 3 के तीनों किसकी शासन सत्ता की स्थापना के 1864 प्रमोट करती है, ये ब्रिटिशर्स के कब्जे को प्रमोट करती है। 1761 इसमें हारा भले ही अहमद साहब, ये मराठे हैं, जीता भले अहमद साहब अब्दाली है, लेकिन सत्ता किसकी आएगी, अंग्रेजों की सत्ता को प्रमोट किया। तो इसने भी अंग्रेजों की सत्ता को प्रमोट किया, इसने भी अंग्रेजों की सत्ता को प्रमोट किया और इसने भी अंग्रेजों की सत्ता। और तीनों के युद्धों ने, तीनों बैटल्स ने क्या किया है, भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना के लिए एक जमीन तैयार की है। तीनों युद्धों ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना के लिए क्या किया है, एक जमीन तैयार की। प्रिपेयर्ड ए लैंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रिपेयर्ड ए लैंड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ए ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना के लिए एक जमीन तैयार करी इन तीनों घटनाओं ने।